Hello friends, we are talking about science and technology for RAS and UPSC. हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने 3 क्लासें पढ़ ली हैं और 3 क्लास के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है आज हम उसका रिवीजन करेंगे और आज चौथी क्लास में क्या पढ़ेंगे वो हम आज आपको पहले ही बता देते हैं कि आज की क्लास में हम नैनो टेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग पढ़ेंगे, साथ साथ में नैनो टेक्नोलॉजी का संचार और सूचना के क्षेत्र में उपयोग पढ़ेंगे, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग है ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि RAS के अंतर्गत 25 नंबर का साइंस टेक्नोलॉजी से बैठे जाता है और 8 क्वेश्चंस हैं फ्री में जो टेक्नोलॉजी से आते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एक बहुत बड़ा वेटेज ये टेक्नोलॉजी लेती है, तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे से तैयार करना होता है। तो टेक्नोलॉजी की ये चौथी क्लास है, 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो वो क्लास आप देख सकते हो क्योंकि क्लासें बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो हम सीधा सीधा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में जाना तो टू नो सिस्टमेटिक नॉलेज विच इंक्लूड यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल। तो आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और हम चौथी क्लास को भी बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर होता है। कई बार इंटरव्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है। तो साइंस तो होती है टू नो सिस्टमेटिक नॉलेज विच इंक्लूड यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल, और इंजीनियरिंग होती है विज्ञान से तकनीकों को विकसित करने की एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम साइंस। और टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये डेली लाइफ के एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ ऑफ साइंस। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हुए। उसके बाद में हमने सिलेबस देखा। तो जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू करो तो उससे पहले आपको विशेषकर RAS या UPSC जैसे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो रिवीजन जो बार बार क्लास में जो रिपीटेशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको सिलेबस याद हो। सिलेबस में क्या क्या है, नैनो तकनीकी है जो लगभग 1 या 2 क्लास में पूरा हो जाएगा, यानी 5 से 6 क्लासों में, जो कि क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है 30 से 35 मिनट। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लास्ट टाइम में जब हम इसको कवर करेंगे तो 30 मिनट का एक वीडियो में हम पूरा नैनो टेक्नोलॉजी आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। नैनो तकनीकी है, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, फिर रक्षा प्रौद्योगिकी है। तो 3 तो प्रौद्योगिकी हैं, नैनो, स्पेस और डिफेंस। उसके बाद में रासायनिक एवं जैविक हथियार चौथा पॉइंट है। जैव तकनीकी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, दूर संचार तकनीकी है, सूचना तकनीकी। तकनीकी बहुत सारी हो गई पहले। फिर ई गवर्नेंस है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये भी सिलेबस के अंतर्गत आता है। और फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये भी राजस्थान के सिलेबस के अंतर्गत होता है। तो सिलेबस के अंतर्गत 10 टॉपिक हैं, उनमें सीधा सीधा आपको देख लीजिएगा। फिर आता है नैनो तकनीकी क्या होती है। तो नैनो तकनीकी कुछ नहीं है, बेसिकली तकनीकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नैनो पैमाने पर पदार्थ का अध्ययन किया जाता है तथा उसकी आणविक एवं परमाणुविक संरचना में परिवर्तन कर विशेष अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं। उसके बाद में हमने सीधा सीधा देखा था कि नैनो पैमाना क्या होता है, जैसे 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर हमने टाइमलाइन के बारे में सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि 1974 में नोरियो तानिगुची नामक वैज्ञानिक ने नैनो तकनीकी शब्द दिया। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए हम फास्टली रिवीजन कर रहे हैं। नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना। तकनीकी रूप से नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹। नैनो स्केल होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ से 10⁻⁷ फिर हमने समय रेखा के बारे में यहाँ से पढ़ा था, नैनो टेक्नोलॉजी की ये समय रेखा है। तो 1959 में क्या हुआ, अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक रिचर्ड फिनमैन, जिनको नैनो टेक्नोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक भाषण दिया कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, यानी शक्ति की अपार संभावना है वो तल की तरफ है। इस होकर बाद में 1974 में एक टोंको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे नोरियो तानिगुची, जिन्होंने नैनो तकनीकी शब्द है जो सर्वप्रथम एग्जिस्टेंस में ला दिया था। उसके बाद में 1981 में क्या हुआ कि हमें परमाणु विमाणु के भीतर तक चित्र लेना संभव हुआ, क्योंकि 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और 1982 में आया ऑटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। दो जैसे ये माइक्रोस्कोप आए हमारे सामने, हमने परमाणु और अणु के भीतर चित्र लेना संभव कर पाया। फिर बकमुल्स में फुलरीन की 1985
में एक वैज्ञानिक था जिसने इसको दिया। वक्फलिस्टर फ्लोरीन के अंतर्गत क्या होता है, कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, 32 फलक होते हैं, 20 होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। ये ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये वक्फलिस्टर फ्लोरीन प्राप्त हो जाता है। ये कार्बन के अपर रूप है। फिर ये भी छोड़ दीजिए, MIT के एक एरिक एक्सलर ने इंजन ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको उसको याद भी नहीं रखते तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1991 में जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजिमा, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी का शाहरुख खान है। कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं इसको। 1992 में नैनो स्ट्रक्चर कैटेलिस्ट मटेरियल आए जिनको बोलते हैं MCM41 और MCM48। इनका मतलब क्या है, ये ऐसे कैटेलिस्ट है जो कच्चे तेल के शोधन में इनका उपयोग होता है, ड्रग डिलीवरी में होता है और जल प्रसंस्करण में होता है। कच्चे तेल के शोधन में कैसे उपयोग होगा, कच्चे तेल के शोधन में ऐसा उपयोग होगा कि ये कच्चे तेल का शोधन मतलब ऊर्जा का सूत्र है, तो ये जो हम ऊर्जा का भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे सीधा सीधा। फिर ड्रग डिलीवरी मतलब होता है कि बॉडी के किसी पार्ट तक पर्टिकुलर औषधि को पहुंचाना, और जल प्रसंस्करण मतलब जल को वाटर ट्रीटमेंट। 2000 के अंतर्गत क्या हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है वो मार्केट में आना प्रारंभ हो गया। उनमें पहले है गोल्फ बॉल्स। गोल्फ बॉल 2000 से पहले क्या होता था, गोल्फ बॉल हवा में लहरती थी, लेकिन क्या हुआ, ग्रेफिन की ऐसी कोटिंग कर दी गई गोल्फ बॉल्स पर कि वो हवा में लहराएगी नहीं। फिर मजबूत टेनिस रैकेट आए थे। अब से पहले जो टेनिस रैकेट बनते थे वो हाई ग्रेड स्टील के बनते थे, लेकिन जैसे ही कार्बन नैनो ट्यूब आया नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से, तो उससे कार्बन नैनो ट्यूब की सहायता से अब ये मजबूत टेनिस रैकेट बनने लगे जिनमें हाई स्ट्रेंथ होती है और हाई रेजिलेंस होती है। फिर ऐसे ही बिना गंद वाले एंड नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल मोजे मार्केट में आने लगे 2000 के अंतर्गत। 2006 के आते आते राइस यूनिवर्सिटी USA के एक जेम्स टूल ने, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 4 वकीबुलिस्टिन फ्लोरीन युक्त एक नैनो कार विकसित कर दी। इस नैनो कार में क्या करेंगे, हम नैनो रोबोट्स और नैनो कणों को बैठा के क्रांतिकारी तूफान खड़ा कर देंगे आगे आगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद में नैनो तकनीक के संबंधित दृष्टिकोण थे कि नैनो टेक्नोलॉजी तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो 2 रास्ते हैं, उनमें पहला रास्ता तो है टॉप टू बॉटम और दूसरा रास्ता है बॉटम टू टॉप। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम में कहता है कि हम वस्तु को उसी स्तर तक, वस्तु को जब तक तोड़ते जब तक कि हमें नैनो पैमाने तक प्राप्त नहीं मिल जाए, और इसमें विशेष विन्यास में उस तब तक जोड़ते, ये तोड़ने का काम करती है, ये जोड़ने का काम करती है। तब तक जोड़ते हैं जब तक 10⁻9 मीटर तक हम नहीं पहुंच जाए। ये अपेक्षाकृत सरल विधि है, ये जटिल विधि है, ये कम प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। वैज्ञानिक है नोरियो तानिगुची, इसमें है एरिक ट्रेक्सलर। तो इसमें नैनो कण, नैनो पाउडर और ये इंजन ऑफ क्रिस्टन जिसने मोलिकुलर टेक्नोलॉजी को विश्वविख्यात बनाया था। अभी नैनो तकनीक के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक वो है वो क्या है, ऊर्जा। ये 3 टॉपिक कवर करेंगे हम। सूचना और संचार के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के क्या अनुप्रयोग हैं, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के क्या अनुप्रयोग हैं, और पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो तकनीकी के क्या अनुप्रयोग है। तो पहले एक बार हम इनका रिवीजन भी कर लेते हैं। कृषि एवं खाद्य में क्या है, उद्योग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में क्या। तो पहला है हमारा कृषि एवं फूड एंड एग्रीकल्चर में नैनो पोरस जियोलाइट होता है। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, पोरस मतलब स्पंद, और जियोलाइट मतलब सिलिका से बना एक पदार्थ होता है, और सिलिका सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ हमको किस में लिखनी है, एनवायरनमेंट का जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे, एनवायरनमेंट में जब नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये वाला भी लिखेंगे। तो ये ऐसा नैनो स्तर का ऐसा पदार्थ होता है जो छिद्रित सिलिका जैसे पदार्थ से बना होता है। इसके 2 उपयोग होते हैं नैनो पोरस जियोलाइट के। कृषि के क्षेत्र में 2 उपयोग होते हैं, एक तो ये जल धारण क्षमता को बढ़ा लेता है, और दूसरा मृदा प्रतिशत तत्वों को अवशोषित कर लेता है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे हो गए। फिर नैनो कैप्सूल आता है सेकंड पॉइंट। ये एक स्मार्ट कीटनाशक होता है जो वांछित जगह पर वांछित कीटों को ही नष्ट करेगा, यानी जहाँ पे आपको कीट मारने होंगे उन्हीं कीटों को मारेगा, अन्य कीटों को ये मारने की ट्राई नहीं करेगा। इससे पहले जो हमारे जो पेस्टिसाइड होते थे वो क्या होते थे कि वो सभी जगह फैल जाते थे, यानी उस भी जगह वो सारी जगह फैल जाते थे, यानी जो खाद्य पदार्थ हम खाते थे उस पर भी वो पेस्टिसाइड जाके लगते थे, जो बाद में हमें जहर बनकर या तो हमारे या फिर जो जीव जंतु है, जीव जो जान मानव है या फिर जंतु है, उनके पेट में वो जहर बन के जाता था। तो नैनो सेंसर क्या काम करेगा, ये मृदा प्रदूषक या क्षरण का सूचक है। जैसे जैसे महासागरीय प्रदूषण का सूचक कौन होता है, प्रवाल भित्तियाँ होती है, ऐसे ही ये काम करेगा। नैनो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का वर्क होता है लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना, तो मृदा प्रदूषक को निष्कर्षण में ये सहायता करेगा। नैनो तकनीकी उपयोग से उन्नत किस्म के बीज की संबंध, ये एप्लीकेशन है वो हर टेक्नोलॉजी के रूप लिखनी है, जो भी टेक्नोलॉजी हो उसमें ये एप्लीकेशन आपको घुसेड़नी है। नैनो यूरिया है, इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो यूरिया है। लिक्विड उच्च दक्षता 80% एवं न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। फिर खाद्य के क्षेत्र में क्या होता है, नैनो कंपोजिट है। नैनो कंपोजिट में क्या होता है, फूड आइटम्स की पैकिंग में होता है। फिर नेक्स्ट है नैनो उत्प्रेरक है। नैनो उत्प्रेरक का मतलब होता है खाद्य प्रसंस्करण में। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि
किसी भी खाद्य पदार्थ को रूप बदलकर लंबे समय तक के लिए रखना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो वहाँ पे देख लीजिए। हम सड़न रोधी कोटिंग बनाने में, यानी खाद्य पदार्थों में सड़न को रोकने हेतु सड़न रोधी आवरण बना लिया जाता है। फिर उद्योग सेक्टर में क्या है, नैनो वर्णक का उपयोग होता है, यानी अधिक स्थायी होते हैं, कम हानिकारक रंगों के निर्माण में होते हैं। जो आज से पहले के जो रंग होते थे उनमें क्या होता था, वो 2 या 3 साल बाद ही उनकी ब्राइटनेस है वो चली जाती थी। और सेकंड थिंग, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते थे। कार्बन नैनो ट्यूब, ये तो शाहरुख खान है नैनो टेक्नोलॉजी का। इसका मतलब टेनिस रैकेट बनाते हैं, भूकंप रोधी में इमारतों में भी बनाते हैं, नैनो कंपोजिट्स भी बनाते हैं। नैनो कंपोजिट्स का उपयोग होता है फूड पैकिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, कंप्यूटर चिप्स, वाहन के कल पुर्जे निर्माण में, बम्पर, फ्यूल टैंक, इंजन, ये सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं। नैनो फिल्टर काम क्या करेगा, वाहन से निकलने वाले वाली दूषणकारी कणों को फिल्टर करने में, को फिल्टरमेंटिक में ये नैनो फिल्टर फिर से हम एप्लीकेशंस का यूज करेंगे। एनवायरनमेंट का जो एप्लीकेशन होगा, एनवायरनमेंट में जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा उसमें हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल टेक्सटाइल मोजे भी, बिना गंध रहित कपड़े बन रहे हैं। रिंकल फ्री एंटी स्टेन टेक्सटाइल, मतलब ये होता है कि सिलवटें नहीं पड़ेंगी कपड़ों में। रिंकल फ्री मतलब सिलवटें नहीं, एंटी स्टेन मतलब उसमें दाग धब्बे नहीं लगेंगे। फिर सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल का मतलब होता है कि स्वतः ही वो क्लीन हो जाएगा कपड़ा। और यूवी ब्लॉगिंग टेक्सटाइल मतलब अल्ट्रावायलेट से कपड़े हैं वो सुरक्षा करेगा। सेल्फ क्लीनिंग, और ये भी है। नैनो ग्लू मतलब ऐसा गोंद हम बनाएंगे जो उच्च ताप पर भी असरदार होगा। कॉस्मेटिक उद्योग, सनस्क्रीन। फिर आता है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के क्या उपयोग है। तो इंटेलिजेंस मेडिसिन बनेंगी जो पर्टिकुलर ऊतक के कोशिका पर असर करेगी। दवाइयों का दुष्प्रभाव न्यूनतम होगा और प्रभावशीलता है वो मैक्सिमम होगी इनकी। उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी होगी, यानी नैनो तकनीक आधारित सर्जरी होगी। कोशिका स्तर पर शल्य क्रिया की जा सकेंगी जिससे कि रक्तचाप कम होगा एवं संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। बॉन्ड हीलिंग, घाव भरने में काम आएगा, यानी हीमोफीलिया एवं ब्रेन हेमरेज की स्थिति में नैनोकार की मदद से ऐसे नैनोकण प्रविष्ट करवाए जाएंगे जो खून का थक्का बनने में सहायता करेंगे। बायोनिम्स होती है कि ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो बिना चीर फाड़ के मानव शरीर में प्रवेश करवाकर वांछित ऊतक कोशिकाओं का उपचार कर पाएंगे। कैंसर थेरेपी होती है कि क्वांटम डॉट्स, ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको 10⁻⁹ लेवल पर ले जाया जाता है तो क्वांटम डॉट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्वांटम डॉट्स द्वारा कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाएगा और फिर उन्हें नैनो रोबोट्स के द्वारा उन्हें सटीकता से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो था हमारा रिवीजन, यानी 12 मिनट की जो क्लास अब तक हुई है उस 12 मिनट की क्लास में हमने सिर्फ जो भी पढ़ा है अब तक 3-4 क्लास में वो सारा कवर कर लिया है। आज की क्लास है चौथी, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्टली सूचना एवं संचार। नैनो टेक्नोलॉजी का सूचना और संचार के क्षेत्र में क्या उपयोग है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो अब हम हमारी वॉइस को भी थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ठीक है। तो नैनो तकनीकी आधारित चिप्स बनेंगे, नैनो सर्किट जिनका आकार छोटा एवं दक्षता उच्च होगी। पहला एप्लीकेशन क्या है कि नैनो तकनीकी आधारित चिप्स बनेंगे, नैनो सर्किट बनेंगे जिनका आकार छोटा होगा एवं दक्षता उच्च होगी। अब से पहले क्या होता था, जो हमारी जो चिप्सें होती थी वो क्या होती थी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्सें होती थी, वो 10⁻⁶ के आकार की होती थी, यानी माइक्रो के आकार की वो होती थी। लेकिन अभी जो चिप्स बनेंगी वो क्या होंगी, 10⁻⁹ के आकार की होंगी। सेकंड थिंग क्या होगी कि आपने कभी अगर मेमोरी कार्ड देखा हो, मेमोरी कार्ड में जो ब्लैक रंग होता है या फिर जो हरी हरी चिप्स होती है उनमें जो गोल्डन कलर की जो लाइनें होती हैं, जैसे कोई भी मेमोरी कार्ड है उसमें जो गोल्डन कलर की 2 या 3-4 लाइन होती है, सिम वगैरह में जो भी गोल्डन कलर की लाइन होती है उनको बोलते हैं हम नैनो सर्किट, उनको बोलते हैं हम सर्किट। तो इनका आकार भी छोटा होगा, साथ साथ में ही इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नैनो चिप्स बनेंगे और नैनो सर्किट बनेंगे। तो सर्किट मतलब होता है सिम वगैरह में जो गोल्डन कलर की लाइनें खींची होती हैं, मेमोरी कार्ड में जो गोल्डन कलर की लाइनें खींची होती है। तो स्मॉलर इन साइज बट फास्टर एंड एफिशिएंट। उसके बाद में ऐसे ऐसे डिवाइस बनेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से सूचना और संचार के क्षेत्र में, कि जो फ्लेक्सिबल भी होंगे, साथ में बेंडेबल भी होंगे, फोल्डेबल भी होंगे, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे, ग्रेफीन और कार्बन नैनोट्यूब की सहायता से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो बनेंगे। तो अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, ऐसा फ़ोन देखा है जिसकी स्क्रीन को हम फोल्ड कर पाएँ,
तो एक फ़ोन आता था छोटा वाला, जिसको एक नोकिया का एक फ़ोन आता था पहले वाला, जो कीपैड टाइप में होता था। तो उसको हम ऐसे खोलते थे, यहाँ से यहाँ पे स्क्रीन होती थी उसकी, ऐसे खोलते थे तो वो ऐसे निकलता था। इसको फिर बंद करते थे तो यहाँ पे पूरा कवर कर जाता था। लेकिन अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, उसमें ऐसे ऐसे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे जिनकी स्क्रीन को भी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होगी, पूरी तरह बेंडेबल होगी, फोल्डेबल होगी, और ऐसे काम करेगा। तो अभी सैमसंग इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और सैमसंग की एक सीरीज आएगी सैमसंग फोल्ड, वो स्मार्टफोन है, वो जल्दी यहाँ पे मार्केट में आना चालू हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर तीसरा है इसमें। क्वांटम कंप्यूटर एक गूगल द्वारा अभी एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया है, और अगर आप उसकी बात करें तो गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है IBM सबमिट, उन दोनों की वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो जहाँ पे हमारा IBM सबमिट जो सुपर कंप्यूटर है, वो कोई भी काम को कार्य करने में अगर 10,000 साल लेता है, कितना, 10,000 साल, वहीं पर भी क्वांटम कंप्यूटर जो गूगल ने भी बनाया है, वो मात्र 200 सेकंड में उस काम को कर देगा। यानी आप देखिए कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर था आपसे पहले का, वो किसी काम को करने में 10,000 साल ले रहा था, वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर क्या कर रहा है, 200 सेकंड में, यानी 3 मिनट 20 सेकंड में वो काम को करके दे रहा है। तो आगे जो क्वांटम कंप्यूटर आएंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे सीधे सीधे। फिर होता है, फिर नेक्स्ट आता है कि क्वांटम लेजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेज़र क्या होती है। तो अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझा कि लेज़र क्या होती है, तो जैसे अपने बचपन में जब मेला वगैरह लगते थे, तो मेला वगैरह में जो एक टॉर्च लेके आते थे, जिसको हम टॉर्च बोलते थे, वो उसमें ग्रीन, लाल या हरी जो भी लाइट लाइट निकलती थी, वो लेजर का काम करती है। लेकिन लेजर होती क्या है, बेसिकली एक वर्णीय प्रकाश को छोड़ती है लेजर, एक वर्णीय प्रकाश छोड़ती है, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वो ग्रीन हो। तो ये क्या काम करेगी, ये लेजर काम करेगी, इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट देन नॉर्मल लेजर। तो जो सामान्य कन्वेंशनल जो लेजर होती है, कन्वेंशनल लेजर की तुलना में ये क्या होगी, अधिक प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगी, और साथ साथ में और ये एक्यूरेट भी होगी। तो अगर हम बात करें जो हमारे जो पुरानी कन्वेंशनल लेजर है, उसकी तुलना में ये मोर इफेक्टिव होगी और एक्यूरेट भी होगी। तो अभी हम बात करेंगे कि यार लेज़र का कैसे उपयोग होगा। अगर हम लेज़र को उद्योग के क्षेत्र में बात करें, तो जो भी हमारे जो बनावट की सामान बनते हैं, जो भी डिजाइन वाली चीज़ें बनती है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं डिजाइन, या फिर जो भी चित्रकारी वाली चीज़ें बनती है, मार्बल है, मार्बल वगैरह, पत्थर वगैरह जो भी करते हैं, ये सारे लेज़र से भी करते हैं। और मेडिकल सेक्टर में भी लेज़र का उपयोग धीरे धीरे होने लगा है, कि हमारी जो बॉडी में जो चीरा फाड़ी होती हैं, अब से पहले वो क्या होती थी, कोई भी धारदार चीज़ से काटा जाता था हमारी बॉडी को, लेकिन अब के बाद में क्या होगा, लेज़र की सहायता से हमारी बॉडी की चीराफाड़ी की जाएगी, जिससे कम से कम घाव हो बॉडी के अंतर्गत। और सेकंड फिर जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं 4G 5G, उनमें भी लेजर फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो लेजर बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई, खतरनाक काम करने वाला है लेजर। और तो ये हो गए 4 पॉइंट, कि क्वांटम लेजर है, क्वांटम कंप्यूटर है, और नैनो चिप्स है, नैनो सर्किट है। और फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल होगा और पेंडेबल और फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बनाएगा। अब है नैनो टेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है। तो नैनो तकनीकी आधारित सोलर सेल बनाए जाएंगे जिनकी आवेश धारण क्षमता उच्च होगी। तो अब से क्या होगा, नैनो हाई चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, नैनो टेक के ऊर्जा के क्षेत्र में एप्लीकेशन। नैनो तकनीक आधारित सोलर सेल्स बनाए जाएंगे, सोलर सेल्स। तो अब से पहले हम ये देखते हैं कि सोलर सेल्स होते क्या हैं। जो सोलर सेल्स में जो होते हैं इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे कोई सेल, ये कोई डंडी है, यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं। तो सोलर सेल्स का कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है या ब्लू होता है। तो सोलर सेल का ना तो कलर ग्रीन होता है ना ही ब्लू होता है। सोलर जो पैनल होते हैं, तो सोलर पैनल का रंग होता है ग्रीन या फिर ब्लू। तो वर्तमान में क्या दिक्कत है सोलर सेलों में, कि इनकी जो आवेश धारण क्षमता है वो कम होती है। कैसे कम होती है, लेट सपोज कि अगर आपके पास कोई पावर बैंक है, पावर बैंक किसका, 10,000 mAh की कोई पावर बैंक है, और आपके पास में एक फ़ोन है 2500 mAh का।
ये 2500 mAh का अगर फ़ोन है, 10,000 की पावर बैंक है, तो आपका पावर बैंक इस फ़ोन को मैक्सिमम 4 बार चार्ज करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपके फ़ोन को चार्ज करेगा, मैक्सिमम 3 बार चार्ज कर देगा, थोड़ा सा और चार्ज कर देगा, 1-2 बार 20 से 30% और चार्ज कर देगा फ़ोन को। तो होता क्या है कि आपने जो इनपुट दिया वो कितना दिया था, 10,000 mAh दिया था, लेकिन आपको आउटपुट कितना मिलेगा, लगभग 8,000 mAh के करीब आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जो सोलर सेल है, सेम प्रोसेस भी ऐसे ही सोलर सेलों के अंतर्गत होता है कि जो सोलर से रेडिएशंस मिलती है, उससे जो सोलर सेल्स चार्ज होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उनका वो चार्ज है वो कहीं ना कहीं, जितना हम चार्ज देते हैं, जितना हम चार्ज वो गेन करता है, उतना चार्ज हमको वो इनपुट लेता है, उतना आउटपुट नहीं दे पाता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है पावर बैंक, जितने वोल्टेज की होती है, जिसको जितना हम इनपुट देते हैं पावर बैंक में, उतना आउटपुट हमको वो बाद में नहीं देती है। तो इसको दूर करने के लिए नैनो तकनीक के आधारित सोलर सेल्स आएंगे मार्केट में, और वो क्या करेंगे, हायर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होगी, और वो ग्रेफिन के द्वारा बनाए जाएंगे। सेकंड तीन चीज़ क्या होगी, सोलर पैनल पर ऐसे नैनो पदार्थों की कोटिंग या पेंट की जाएगी जो धूल व जल प्रतिकर्षी हो तथा अधिकतम विकिरणों को अवशोषित करेगी। यानी दूसरी बात ये होगी कि इस सोलर पैनल विच विल बी डस्ट एंड वाटर रिपेलेंट एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट सोलर रेडिएशंस। अब से पहले होता क्या था, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार वर्तमान स्थिति में क्या होता है, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, लेट सपोज कि हमारा सोलर पैनल है, तो इस पर कोई डस्ट जम गई, ठीक है, या फिर इस पर जल जम गया, तो ये फिर जल के कारण क्या होगा, ये पूरी तरह से दाग धब्बे लग गए। तो इस पर दाग धब्बे लग जाएंगे तो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी, तो इस पर पूरी तरह सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाएंगी, तो सूर्य की किरणें अगर इस पर पड़ेंगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सोलर सेल तक कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो ये सोलर सेल चार्ज ही नहीं होंगे। तो अभी क्या होगा, हम ऐसे इस सोलर पैनल पर ऐसे नैनो कणों की कोटिंग कर देंगे, या फिर नैनो पदार्थ की कोटिंग कर देंगे जो धूल प्रतिकर्षी हो और जल प्रतिकर्षी हो, तो ना तो इस पर दाग धब्बे लगेंगे, ना ही इस पर कोई धूल जमेगी, तो पूरा सनलाइट इस पर आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके पूरा तरह ये सोलर सेल को चार्ज करेगा। तो ये था इसका सिस्टम। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ऐसा कौन सा बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो होता है जो 100% लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो होती है आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी होती है जो 100% लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जिसका नाम ही आदर्श है, यानी रियलिटी में वो नहीं पाई जाती। उसके बाद में नैनो बल्ब बनाए। नैनो बल्ब क्या करते हैं कि CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एलईडी से भी उच्च दक्षता वाले बल्ब विच इज मोर इफेक्टिव देन एलईडी। CSIR होती है CSIR। अब यहाँ पे CSIR का मतलब क्या होता है, CSIR अगर आप देखोगे, काउंसिल ऑफ साइंस, सी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। तो अगर आप बात करो कि आप नेट JRF देते हो, तो नेट JRF के अंतर्गत क्या होता है, जो नॉन साइंस वाले होते हैं, नॉन साइंस वाले होते हैं, उनका तो लेता है UGC नेट, और जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनका CSIR लेता है। तो ये सब कनेक्ट करने की बातें हैं। लेकिन जो नैनो बल्ब है, CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित LED से भी उच्च दक्षता वाले बल्ब विकसित किए गए, विच इज मोर इफेक्टिव देन लेड। जैसे लेट सपोज पहले जो हमारा लिट्टू आता था, लिट्टू क्या करता था, 100 वोल्ट को इनपुट के रूप में लेता था, और इससे जो ऊर्जा देता था वो माना जितनी ऊर्जा देगा उतना ही हमारा ट्यूबलाइट होगा, वो क्या वो 40 वोल्ट की होगी, और वो ट्यूबलाइट और CFL 40 वोल्ट की होगी, और वो उतना ही लाइट यहाँ पे हमको आउटपुट के रूप में देगी। इनपुट के रूप में वो 40 वोल्ट लेगा, यहाँ पे 200 वोल्ट ले रहा था, लाइट नहीं दे रहा है, लाइट माना ये L1 दे रहा है, तो 40 वोल्ट की ट्यूबलाइट या CPL भी L1 ही लाइट हमको देगी, रूम के अंदर का इतना ही लाइट देगी। फिर उसके बाद में कन्वर्ट किया, LED बनाई, LED होती है 22 वोल्ट की LED होती है, वो भी हमको L1 ही लाइट देगी। और इसके बाद में आया नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बल्ब, जो मार्केट में भी आ गए हैं, लेकिन ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यानी 13 वोल्ट की जो नैनो बल्ब होगा वो भी सेम L1 ही लाइट देगा। तो आप डिफरेंस देखिए कि जहाँ पे 100 वोल्ट हम इनपुट में दे रहे हैं वो भी L1 लाइट दे रहा है, 40 वोल्ट दे रहे हैं ट्यूबलाइट और CPL में, वो भी L1 दे रहा है,
LED 22 वोल्ट दे रहे हैं, वो भी L1 लाइट दे रहा है रूम के अंदर का। तो नैनो बल्ब है वो 13 वोल्ट ही ले रहे हैं इनपुट के रूप में और आउटपुट में L1 ही लाइट दे रहा है। तो ऐसे ही नैनो स्ट्रक्चर कैटेलिस्ट मटेरियल है, ये मार्केट में आ गई, MCM41, MCM48, जो कच्चे तेल के शोधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो तेल क्या है, ऊर्जा का एक सूत्र है, इसलिए हमने इसको इसमें लिखा है MCM41, MCM48। ये नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटेलिस्ट मटेरियल है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक होता है हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा क्यों माना जाता है। हाइड्रोजन इज कंसिडर एज ए एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर, कार्बन नैनोट्यूब इज यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जाता है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि भारी मात्रा में ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे कोई भी रिएक्शंस होती है, जैसे आपने अगर बचपन में कोई भी 2 रिएक्शंस पढ़ी हो, एक तो CO2 का निर्माण पढ़ा हो और एक H2O का निर्माण पढ़ा हो। तो इन दोनों में क्या होता है, CO2 में क्या होता है, H2O में क्या होता है, H2 प्लस हाफ ऑफ O2। तो ये पूरा रिएक्शन नहीं है, इसमें प्लस क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो एक तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एग्जिस्ट है, और जो इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और सेकंड जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो एकदम शुद्ध होती है। जब बजाय जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों को जो हम दहन करते हैं तो उनमें हानिकारक ऑब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए उत्सर्जित होते हैं। जीवाश्म ईंधन का जब दहन करते हैं तो हानिकारक ऑब्जेक्ट भी उत्सर्जित होते हैं, लेकिन जब H2O को हम तोड़ते हैं तो हमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए हमें भविष्य की ऊर्जा और बड़े स्तर पर ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो अब आपको बस एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन को कैच करना आना चाहिए, आप जितनी चाहे मर्जी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो। और अगली चीज़ ये भी है कि इसके ईंधन सेल भी होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स भी होते हैं, और नीलीय नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियन फ्यूजन। ईंधन सेल, क्रायोजेनिक इंजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, सूर्य एवं तारे ऊर्जा का सूत्र है। सूर्य एवं तारे ऊर्जा का सूत्र है। और इस सेक्टर में क्या हुआ, अभी जो कुछ दिन पहले हीलियम के साउथ कोरिया, चाइना ने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन के काल्पनिक हाइड्रोजन के सूर्य बनाए हैं, और उसकी मदद से वो ऊर्जा को प्राप्त करने पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन को स्टोर करना इतना आसान काम नहीं है। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमको कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तो दिक्कत ये आती है कि हाइड्रोजन एक गैस है, और गैस को हम बढ़ सकते हैं किसमें, या तो सिलेंडर में बढ़ सकते हैं या फिर फ्यूल टैंक में बढ़ सकते हैं। तो जैसे इसको गैस को संपीड़न अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बढ़ते हैं तो वो दबाव बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। अगर हम संपीड़न अवस्था में कोई भी गैस को भरेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो कोई मजबूत चीज़ में भरा जाएगा। तो मजबूत चीज़ क्या होती है, हाई ग्रेड स्टील होती है। लेकिन हाई ग्रेड स्टील का क्या होता है, एक तो भार ज़्यादा होता है, सेकेंड थिंग हाई ग्रेड स्टील एक मेटल है, और मेटल प्लस गैस मिलके क्या करते हैं, उसका वो ऑक्सीडेशन या अपचयन हो जाता है। एक प्रॉब्लम तो ये आती है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं कार्बन नैनोट्यूब को। तो कार्बन नैनोट्यूब ना तो भारी होता है, ना ही ये मेटल के हाइड्रोजन के साथ कोई भी रिएक्शन करता है। यही कारण था कि जो चंद्रयान 2 था हमारा, उसको हमें लॉन्च करना था 15 जुलाई को, लेकिन हम लॉन्च किए थे उसको 22 जुलाई को। तो जो 7 दिन का जो डिले हुआ था वो ये कारण हुआ था कि हीलियम जो है वो लीकेज हो गया था। तो हीलियम तो कैसा है, एक अक्रिय गैस है जो क्रियाशील भी नहीं है किसी के साथ में, और ये फैलती भी नहीं है। तो आप सोचिए कि हीलियम को स्टोर करने में इसरो के वैज्ञानिकों को झाग आ गए थे। तो अब हाइड्रोजन जैसे गैस को स्टोर करने में क्या होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा का सूत्र कहा जाता है। तो लास्ट और अंतिम पॉइंट है, नैनो टेक्नोलॉजी का पर्यावरण के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो ये सारे पर्यावरण के क्षेत्र में सारे उपयोग पढ़ चुके हैं। नैनो फिल्टर क्या करता है कि IIT मद्रास और BHU द्वारा विकसित फिल्टर जो नैनो स्तर तक के प्रदूषक कणों के निस्पंदन में सक्षम है। IIT मद्रास और BHU द्वारा विकसित जो फिल्टर हैं वो नैनो स्तर तक के प्रदूषक कणों के निस्पंदन यानी निकालने में भी सक्षम है, या अलग करने, निस्पंदन मतलब अलग करने में, ये वाहनों में और उद्योगों में ये काम आएगा। ठीक है। नैनो फिल्टर, नैनो सेंसर क्या करेगा, इंडिकेट पोल्यूशन लेवल।
अब यहाँ पे जो नैनो सेंसर है वो सिर्फ ओनली फॉर मृदा के लिए नहीं काम कर, मृदा के लिए भी काम, मृदा के लिए भी काम, मृदा के लिए भी काम करेगा। थर्ड है नैनो फिल्टर या नैनो मेम्ब्रेन्स, ये ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। नैनो फिल्टर का मतलब होता है, नैनो फिल्टर या नैनो झिल्ली होती है, जल के निस्पंदन और उपचार में प्रयुक्त होता है। ये वाटर ट्रीटमेंट, वाटर फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट में काम आता है। जैसे अगर लेट सपोज अगर आप पीजी वगैरह में रहते हो, तो पीजी वगैरह में जो पानी का जो पीने का सिस्टम होता है, वहाँ पे गैस के सिलेंडर लगे हुए होते हैं। उस गैस के सिलेंडर पर देखना आपको लिखा होगा नैनो फिल्टर। तो ऐसे ही नैनो मैग्नेट क्या करेगा, वायु और जल के प्रदूषकों के ये नैनो प्रयुक्त होगा। ये नैनो क्या करेगा, यहाँ पे हम उनको जल और वायु नहीं लिखना है, जो क्योंकि जियोलाइट है वो सिलिका से बना होता है और सिलिका मृदा में पाया जाता है, इसलिए नैनो पोरस जियोलाइट है, मृदा के प्रदूषकों को अवशोषित करने में हेतु काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट और अंतिम है पर्यावरण के क्षेत्र में, नैनो पोरस जियोलाइट हो गया, मृदा के प्रदूषकों को अवशोषित करने हेतु काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट है TiO2। TiO2 को बोलते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट सपोज कि आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके अप्रोच हो सकते हैं, दो प्रकार के अप्रोच हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के अप्रोच दो सकते हैं। तो अब लेट सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है, पर्यावरण प्रदूषण प्रॉब्लम है, तो इसके अप्रोच क्या हो सकते हैं। एक पहला अप्रोच तो हो सकता है कि हम प्रिवेंटिव अप्रोच है कि कोई भी समस्या आए उससे पहले ही हम इंतजाम करके रखें। प्रिवेंटिव अप्रोच, कोई भी समस्या आए उससे पहले ही हम इंतजाम करते रखें। तो हम वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जो जितने भी अभी हम काम कर रहे हैं, वो सारे काम हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच के काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी जैसे कार्बन उत्सर्जन को हम कम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम ऐसे प्रोडक्ट्स का जहाँ पे शहरों में जो ऑयल से जो साधन चलते थे उनको इलेक्ट्रिसिटी से चलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव जो अप्रोच कर रहे हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी घटना या कोई भी प्रॉब्लम आए उससे पहले उसके सॉल्यूशंस को लिस्ट में तैयार रखना। लेकिन हम एक होता है प्रिवेंटिव अप्रोच, एक होता है क्रिएटिव अप्रोच, क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव मतलब होता है इलाज, कि कोई समस्या अगर क्रिएट हो गई है तो अब उसका इलाज क्या है। लेट सपोज जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम प्रिवेंटिव अप्रोच क्या क्या रखते हैं कि हम कोई भी सड़ा गला चीज़ नहीं खाते हैं, टाइम टू टाइम नहाते धोते हैं और शुद्ध शुद्ध बढ़िया भोजन करते हैं। और क्यूरेटिव अप्रोच क्या होता है कि जैसे हम बीमार हो गए उसके बाद में हम दवाई लेते हैं और टाइम टू टाइम अल्पाहार करते हैं। तो ऐसे ही दिक्कत क्या आ रही है कि वायु प्रदूषण के अंतर्गत या एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो प्रदूषण हो गया है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो रायता फैल चुका है वायु प्रदूषण का अब तक जो हो चुका है उसकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ प्रिवेंटिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी काम करेगी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कण होते हैं ये ऐसे कण होंगे जो वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे। अब ये कैसे कम करेंगे वो काम हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो सूर्य के प्रकाश या अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ रिएक्शन करके नैनो पार्टिकल उत्सर्जित करेगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सूर्य या अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ रिएक्शन करके नैनो पार्टिकल उत्सर्जित करेगा, और ये नैनो पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो प्रदूषक तत्व है उनको वो सीधा नष्ट करने का काम करेंगे। तो ये तो था हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में 20 से 25 मिनट का एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के शॉर्ट्स नोट्स होंगे, और जिससे हम पूरा नैनो टेक्नोलॉजी को 15 से 20 मिनट के अंतर्गत कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग होते हैं समाप्त। अगला जो क्लास होगा क्लास नंबर 5, उसमें हम नैनो तकनीकी संबंधी चुनौतियाँ क्या है, यानी अगर कोई भी चीज़ है तो उसके जितने एडवांटेज है उतने उसके डिसएडवांटेज भी है। जैसे जैसे कोई चीज़ आती जाएगी, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे लेट सपोज फ़ोन है, तो फ़ोन के जितने एडवांटेज है उतने ही डिसएडवांटेज है। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के इतने सारे एडवांटेज तो है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे ना। तो अगली क्लास में हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान के लेवल, मेंस के लेवल और यूपीएससी के लेवल पर पढ़ रहे हैं। हालांकि राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन कंटेंट का लेवल और जितना इसमें हम कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको मेंस के पेपर में मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।